ठीक है आयुष भाई, तो आयुष भाई जो है वो ऐसे ऐसे टैक्सेशन में आर्टिकलशिप कर रहा है अपनी। तो आयुष भाई, आपको कैसे इंटरव्यू आपने स्केड्यूल करा और आपको क्यों डायरेक्ट टैक्सेशन में ही जाना था? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप आर्टिकलशिप जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले, जैसे ही आपके पेपर कंप्लीट होते हैं, आप अपना एक रिज्यूम बिल्डअप करें। अगर आपके पास रिज्यूम ही नहीं होगा तो आप किसी को भेज ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप होना चाहिए कि आप अपनी ITOC टाइमली कंप्लीट करें, क्योंकि बैचेस का बहुत झंझट होता है। जल्दी से बैच मिल नहीं रहे होते हैं, तो आपको अपनी ITOC जल्दी से कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फिर थर्ड, आपको ITOC हो गई, फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए कोल्ड ईमेलिंग से। मतलब कोल्ड ईमेलिंग ऐसा, मतलब आपको लिंक्डइन पे सबसे पहले बहुत जल्दी एक्टिव हो जाना चाहिए अपने पेपर खत्म होते ही। आप लोगों से कनेक्ट कीजिए, रीच अपनी बढ़ाइए। अपने आर्टिकल्स हो गए रिनाउंड फर्म के, या फिर उनके सीनियर मैनेजर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, उनको मैसेज करिए लिंक्डइन पे, वो भी काफ़ी हेल्प करता है। और सेकेंडली, बहुत सारी पोस्ट आती है लिंक्डइन पे जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं फर्म्स में। जैसे मेरे केस में क्या था, ASA में एक गूगल फॉर्म निकाला था अराउंड, जब हमारे पेपर कंप्लीट हुए थे उसके एक मंथ बाद ही आया था। तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई करा था, और वहां से मेरे को एक HR की कॉल आई थी। तो आपको लिंक्डइन पे इतना बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, लाइक जैसे कि आपका जैसे ही रिजल्ट आता है तो बहुत से गूगल फॉर्म फ्लोट होते हैं। तो मुझे बहुत से फर्म्स का आइडिया है, लाइक DPNC का, लूथरा का, ASN एसोसिएट्स का, BDO का। तो बहुत सी टॉप 20 फर्म्स ने जो है अपने गूगल फॉर्म सर्कुलेट करे थे। तो जो लोग कहते हैं हमारा रेफरेंस नहीं है या नहीं है, उनको तो डेफिनेटली जो अपॉर्चुनिटीज है उनको तो मिस आउट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए जो गूगल फॉर्म्स है दे आर नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग। तो उनको ये बिल्कुल रेफर या करने ही चाहिए, और मतलब ये मिस आउट नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो 3-4 दिन में फिल आउट नहीं करते हैं तो उसके बाद वो या तो बंद हो जाते हैं, या फिर उसके बाद इतनी ज्यादा पाइल अप हो जाती है उनके पास भी एप्लीकेशंस, तो वो उसको शायद देखते भी नहीं है। तो ये कंसिडर बहुत, ही नहीं करते। हाँ, कंसिडरेशन में ही नहीं आता ना वो पार्ट। तो फिर आपको बहुत ज्यादा इसके लिए एक्टिव रहना है। जैसे कि मेरे को भी याद है कि जैसे मैंने जैसे मतलब ये वाली बात जो आयुष ने बोली कि रिज्यूमे आपका रेडी होना चाहिए, तो मेरा भी उसी चल रहा था। मुझे मैंने रिज्यूमे बनाया तक नहीं था। मैंने रिज्यूमे अपना या उसी में स्टार्ट करा, फिर लिंक्डइन पे एक्टिव हुआ। तो आपको बेसिकली रिजल्ट से पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मैंने अपना इंटरव्यू जो सिंगियन कंपनी है वहां पे मैंने रिजल्ट से पहले ही दे दिया था। तो आपको रिजल्ट से या पहले ही एक्टिव हो जाना चाहिए। थोड़ा सा अपना रिज्यूमे बनाना चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना करते रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा कंपटीशन कम होता है, लोग इतने एक्टिव नहीं होते हैं। तो आपको शायद थोड़ा सा बेनिफिट उस चीज का मिले, और आप थोड़ा सा उसमें आपको अपना थोड़ा बेनिफिट आप गेन कर सकते हो। क्योंकि काफी सारी बिग फोर्स भी हैं, वो मतलब प्री रिजल्ट ड्राइव भी करते थे। EY का अपने केस में आया था। तो उसमें अगर आपका रिज्यूम वगैरह रेडी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। तो इसलिए ये काफी मतलब आपके तरफ से एकदम रेडी होना चाहिए उस टाइम पे। हाँ, जैसे EY वगैरह या डिलोइट का भी मुझे याद है कि बिल्कुल रिजल्ट आते ही उन्होंने उनकी हाँ, बहुत सी एक दो पोस्ट दिन निकाली पहले ही थी। स्टार्ट हो गया था उनका भी। हाँ, तो उनको भी मतलब हम लोगों को क्या करना है, बहुत एक्टिव रहना है और लोगों को कनेक्ट करना है रेफरेंस के लिए। शायद बिफोर में जो रेफरेंस मिल रहा है, शायद वो वाला रेफरेंस शायद इतना हेल्पफुल भी ना हो, पोर्टल वाला। बट हमें ट्राई करना है, एटलीस्ट हमें टॉप 20 फर्म्स में तो मिल ही जाए कहीं ना कहीं। या अपनी एंड पे तो पूरी कोशिश करनी चाहिए एंड तक। हाँ, ठीक है आयुष भाई, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू स्केड्यूल हुआ, आपके कितने राउंड्स हुए थे? मेरी फर्म में बेसिकली 3 राउंड से। फर्स्ट वॉज HR राउंड, सेकंड वॉज विद द मैनेजर टेक्निकल राउंड, एंड थर्ड वॉज द पार्टनर राउंड। ठीक है, तो आपका जो पहला HR राउंड था, इट वाज अ टेलीफोनिक राउंड, और वो आपने इन पर्सन जाके दिया था? नो, इट वॉज द टेलीफोनिक राउंड। ठीक है, तो मतलब जनरली जो HR राउंड है वो टेलीफोनिक ही होता है। जहां तक मुझे याद है, मैंने या लूथरा में भी जब दिया था तो वो एक मतलब वहां पे गूगल फॉर्म था, उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करने स्टार्ट करे थे, HR राउंड 5-5 मिनट के। एंड शी वाज आस्किंग हम्म। वेरी बेसिक क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। सबसे वही क्वेश्चंस थे कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, बाय लूथरा एंड लूथरा। तो ये फर्म वाला क्वेश्चन एक फेमस है कि आप क्यों हमारी फर्म में आना चाहते या हो। लेट सिटिंग्स क्यों, मतलब लेट सिटिंग्स का क्या, आपका क्या मतलब उस पे आप क्या मतलब व्हाट यू वांट टू से ऑन लेट सिटिंग्स। तो आपके लिए बहुत कॉमन से क्वेश्चन है, बट आपके लिए इसको रेडी रहना है, क्योंकि HR बहुत जल्दी रिजेक्ट कर देते हैं आपको आपके कॉन्फिडेंस पे। तो आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे की, कॉन्फिडेंस इज द की इन द HR राउंड, ये तो कंफर्म है। हाँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, कुछ लोग तो उसे प्रिपेयर नहीं करते कि ऑन द स्पॉट उसके आंसर देंगे, लेकिन ऑन द स्पॉट देने में ही रहता है कि आप अगर उसमें मतलब एक तरीके से आंसर नहीं कर रहे हैं तो वो जल्दी से पकड़ लेते हैं आपको।
तो आपको बिल्कुल रेडी रहना चाहिए उन हाँ, राउंड जनरली के लिए। टाइम नहीं होता, 5-10 मिनट का होता है मैक्सिमम वो राउंड, और आपने बहुत कोई अच्छे से नहीं आंसर किया तो दे आर गोना डेफिनेटली रिजेक्ट। ठीक है, तो उसके हम्म। बाद आपका फिर टेक्निकल राउंड था। तो मेरा मतलब उसमें काफी बता मैनेजर के साथ ही है। उसमें बेसिकली सबसे पहले सिविल क्वेश्चन जो होती है पहले अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन तो मतलब आपको एक अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए। फिर उसके बाद जैसे मैं डायरेक्ट टैक्सेशन फील्ड में था तो उन्होंने ये पूछा था कि व्हाई डू यू चूज डायरेक्ट टैक्सेशन एंड नॉट अदर एनी डोमेन। फिर कुछ क्वेश्चंस मेरे रिज्यूम से रिलेटेड थे कि मतलब मेरे को अपने रिज्यूम के बारे में पता है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग करते हैं कि अपने रिज्यूम को किसी और से ड्राफ्ट कराते हैं, खुद पढ़ते भी नहीं है एक बार भी। तो आपको रिज्यूम की भी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब उसे गो थ्रू करना है पूरा अच्छे से। फिर टेक्निकल क्वेश्चंस में आ गए थे डीटी के लिए स्पेसिफिकली, उन्होंने मतलब पीजीबीपी से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे डेप्रिसिएशन रेट्स हो गए, 44 भी हो गया, 43 भी हो गया। और अगर आप टैक्स के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसमें अपनी रीसेंट अमेंडमेंट्स जो आई है आपके अटेम्प्ट में उन्हें कवर अप करके जा रहे हैं। हमारे टाइम पे था कि बजट आया था, तो उनका फिर पहला क्वेश्चन ये था कि कोई भी 5 रीसेंट चेंजेस बता दीजिए वो बजट ला रहा है इस टाइम पे। और एक क्वेश्चन था कि फेवरेट हेड ऑफ इनकम क्या है, मैंने आंसर कर दिया कि कैपिटल गेन है, तो उन्होंने उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। और ये भी पूछा था कि 54 सीरीज वाली जो एग्जामेशन होती है उसके बारे में पूछा था। और और भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे एक क्वेश्चन था जो मतलब इंटरनेशनल टैक्सेशन से लिंक रखता था जिसका आंसर मेरे को नहीं पता था। तो इसमें ये होता है कि अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना कि मेरे को नहीं पता इसका आंसर, जैसे आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट, मतलब कुछ ऐसा बोलिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे चेक हो। मतलब बेसिकली वो कॉन्फिडेंस ही देखते हैं ग्रेडिंग के टाइम पे आपकी। हाँ, आप और आर्टिकल फिर से एक वो क्वेश्चन मेरा। एक्सपेक्टेशंस रख भी नहीं रहे होते हैं, बट हमारे को जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली, मतलब ब्लंटली बिल्कुल नहीं बोल देना कि हमें आता ही नहीं है। एटलीस्ट वी शुड ट्राई, मतलब कि हाँ हमें थोड़ा सा, हम कुछ तो ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट हम ब्लंटली बोल रहे हैं कि हमें आता ही नहीं है। और फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, आपने एक दो क्वेश्चंस में ऐसा बोलना या बोला तो फिर वो, उनको ऐसा लगता है कि इस बंदे को नहीं आ रहा है, और वो बिल्कुल ही ब्लंटली बोल हमें रहा है कि मुझे नहीं आ रहा। ट्राई तो ये करना चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आप आंसर दे रहे हैं उस टाइम पे। हाँ तो और मतलब समटाइम्स, ये नहीं होना चाहिए कि या, हाँ समटाइम्स इट हैपेंस कि मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है तो शायद हम उसको आंसर नहीं भी कर पाते, तो हमें कुछ ना कुछ ट्राई करना होता है, क्योंकि वो भी शायद टेस्ट ही कर रहे होते हैं कि ये बंदा क्या बोलेगा इस क्वेश्चन पे। हाँ जी। फिर एक क्वेश्चन उनका था कि मतलब एएसए से रिलेटेड कि आप एएसए के बारे में कितना जानते हैं, तो मैं मेरी तो यही रहेगी कि मतलब आप जिस भी फर्म में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी एक थॉरो नॉलेज लेके जाएं कि उनकी वैल्यूज क्या है उस फर्म की, कब एस्टेब्लिश हुई थी, या फिर अभी करंटली उनका मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है। तो इन सब की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी हाँ, चाहिए। तो आप उस और फिर फर्म की कुछ ऑफिशियल साइट पे जाओ, उसका देखो कि अबाउट वो वाले पार्ट में जाओ, और वहाँ पे उसकी जो भी वैल्यूज वगैरह है तो एक बार उसको जरूर या रीड अप करके जाओ। या या दैट वाज ऑल इन माय मैनेजर। ठीक है, तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली, अगर आप देखो, अगर आप शार्ट ऑडिट के लिए जा रहे हो तो शार्ट ऑडिट में शायद आपसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स टच ऑन किए जाएं, बट इफ यू आर गोना गेटिंग नीश डोमेन, जैसे डीटी में जा रहे हो, आईडीटी में जा रहे हो, तो शायद आपसे डीटी या आईडीटी के बाहर के क्वेश्चन ना ही पूछे जाएं। तो आपको डीटी और आईडीटी के लिए बहुत या ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पे आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने मतलब टॉपिक की। हाँ, उसकी आपकी इन डेप्थ नॉलेज करनी है, और आपको ऐसा, मतलब ये भी नहीं आप कोई इंटरव्यू मिस ऑन करो। तो मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि हमारी लैक ऑफ प्रिपरेशन है इसलिए हम इंटरव्यू मिस ऑन कर, वो कुछ लोग मिस कर देते हैं। सो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, जितना भी आप प्रिपेयर कर रहे हो एटलीस्ट इंटरव्यू तो दो, क्योंकि फिर शायद बाद में इससे कॉन्फिडेंस ही ये बिल्डअप भी ना होता आए। है। हाँ, मतलब एटलीस्ट यू शुड गिव अ ट्राई कि कोई एक्सपीरियंस तो होगा आपको, आपको आगे वाले या इंटरव्यू में शायद हेल्प मिले। शायद आप यू आर नॉट इवन लुकिंग टू ज्वाइन दैट फर्म, बट एटलीस्ट आप इंटरव्यू दे करके आप उस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड अप कर रहे हो जो आपको शायद चाहिए। तो उसको कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड या करने के लिए इंटरव्यूज तो देने चाहिए मैक्सिमम। जैसे मुझे याद है मैंने बहुत से इंटरव्यूज दिए थे जिन फर्म्स को मुझे ज्वाइन भी नहीं करना था, आई वॉज वेरी क्लियर फ्रॉम वेरी पॉइंट, तो बट मैंने उनमें भी इंटरव्यूज दिए थे। तो इंटरव्यूज तो देने या वो चाहिए। कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप करता है और एक्सपीरियंस भी देता है कि आप इंटरव्यू में कैसे टैकल करोगे क्वेश्चंस को। तो उसके बाद फिर आपका पार्टनर था। पार्टनर राउंड में बेसिकली ये था कि वो मतलब ये चेक कर रही थी कि बंदा कितना कंफर्टेबल है, कितना कॉन्फिडेंट है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे थे बेसिकली।
और वो रिज्यूम के अराउंड क्वेश्चन पूछे थे, और ये पूछे थे कि आप कहाँ पे रहते हो, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आप मतलब, और मतलब जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी थी, जैसे मैंने लिख रखा था कि आई लाइक टू डू पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स के बारे में पूछे थे उन्होंने मेरी मतलब ये भी देखा था कि मतलब करता भी है नहीं करता एक्चुअली, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि कोई रीसेंट पेंटिंग आपने कुछ बनाई हो, तो मैंने उन्हें शो करी थी अपने फोन में। तो बेसिकली यही था मेरे साइड में। या तो हमें झूठ नहीं बोलना है बेसिकली, मतलब जो हमारी हॉबीज है जो हम करते हैं वो डालना है, क्योंकि फिर अगर झूठ हाँ, पकड़ा वो जाएगा उसमें तो बहुत ऑनेस्ट है एम्बैरेसिंग बिल्कुल। मोमेंट हो जाएगा वो आपके। या ठीक है, तो मेरा पार्टनर राउंड वही है, मोर ऑफ कन्वर्सेशन लाइक है, टेक्निकल पार्ट बहुत कम टच ऑन होता है, मीठी मीठी या बातें करनी है बेसिकली आपको पार्टनर राउंड में तो। हम्म, हाँ जी। ठीक है, और आपने भी कौन कौन से मतलब क्या रेफर किया था डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए? डायरेक्ट टेक्स्ट के लिए सबसे पहले तो जो मतलब इंटर के लो मतलब टीचिंग फैकल्टी थी उन्हीं की नोट्स ही एक बार गो थ्रू करे थे। और रीसेंट अमेंडमेंट्स के लिए मैंने बजट पढ़ा था, जो भी आया था उसमें रीसेंट अमेंडमेंट्स मतलब सर्कुलेट होती हैं, लिंक्डइन पे भी आती हैं, वैसे न्यूज़ में भी आती हैं, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। मैं तो इतना ही प्रिपेयर करता है। जैसे डीटी के लिए ना, आईसीआई के मॉड्यूल में पीछे लेटेस्ट रिकैप्चुलेटर, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, वहां पे मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने समराइज किया हुआ है। हम्म। तो अब वो अगर आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो एटलीस्ट वो समराइज पोर्शन पढ़ लो। ठीक है, और थोड़ी ड्यू डेट्स पे थोड़ा फोकस करके जाओ, क्योंकि वो ट्रांसफर प्राइसिंग वालों पे भी पूछ रहे थे कि उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट की जो फाइलिंग डेट होती है वो क्या होती है, तो वो थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हम्म। ऑर्डिनरी में हमें थोड़ा सा पढ़ के शायद जाना पड़ सकता है। और थोड़ा सा हमें वहाँ पे थोड़ा सा, मैं बोलूंगा कि हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे कि कुछ बच्चे बाहर आ रहे होते हैं इंटरव्यू देके, हमारा बाद में होता है इंटरव्यू, तो हम उनसे क्वेश्चन पूछ लें कि वो कौन से क्वेश्चन पूछ रहे। जनरली क्या होता है, मोर ऑफ सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं वो लोग, तो हम्म। थोड़ा सा बेनिफिट उसका लो और उसको सर्च करके फिर थोड़ा सा ज्यादा रेडी होके जाओ, तो शायद वो आपको ज्यादा हेल्पफुल या होगा पार्ट ना। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ नांगिया का। मैं दैट हाउ डिड आई गेट इनटू नांगिया, तो नांगिया में मेरा ऐसा था कि मैंने सबसे पहले कुछ चीजें ट्राई करी थी, जैसे मैंने भी गूगल फॉर्म्स फिल करे थे। सो आई ट्राइड फॉर ऑलमोस्ट 7-8 फॉर्म्स, मुझे 7-8 फॉर्म से जो इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। एंड आई वॉज गेट आई गेट ऑफर लेटर फ्रॉम 3 और 4। ठीक है, तो 3-4 से मुझे ऑफर लेटर भी आ गया था, और 1-2 से मैंने ऑफर लेटर जनरेट भी नहीं कराया था। लाइक मैंने एएसए में भी मुझे ऑफर लेटर आया था, मैंने इंटरव्यू दिया था वहां पे। तो आपको कुछ गूगल फॉर्म से बहुत ज्यादा फोकस रहना है, 4-5 फॉर्म से वो गूगल फॉर्म्स फ्लोट करती हैं, वो आपको टाइमली फिल ऑन करना है। दूसरा, नांगिया के लिए तो मैं ये बोलूंगा कि नांगिया के लिए क्या होता है, जो नांगिया का पोर्टल है, मतलब जो उसका लिंक्डइन पे है, तो उस पे वो पोस्ट करते हैं। तो वो पोस्ट करते ही आपको क्या है, जो उनकी ईमेल आईडी है उस पे आपको बहुत जल्दी रिवर्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और कई बार क्या है, कुछ हम्म। जॉब सेक्शन में भी वहां पे आती है नांगिया के लिए, तो आपको वहां पे भी अप्लाई करना चाहिए। तो जॉब सेक्शन आपको बहुत ज्यादा देखना है, आपको लिंक्डइन पे लोगों से थोड़ा कनेक्ट करना है, अब लिंक्डइन पे भी थोड़ा उनसे कनेक्ट करना है, दोज हु आर इन पोजीशन टू रेफर यू। क्योंकि कुछ लोग आर्टिकल्स को या कर रहे हैं, आर्टिकल्स उस पोजीशन में होते ही नहीं है कि वो आपको रेफर कर सके, या फिर उनका वो रेफर शायद कोई मतलब कंसीडरेशन में भी नहीं आता मेरे हिसाब से तो। एटलीस्ट मतलब नांगिया में तो मैंने नहीं देखा कि आर्टिकल का भी कंसीडरेशन में आता हो। तो आप लोगों को थोड़ा मैनेजरियल पोस्ट वाले लोगों को, पार्टनर पोस्ट वालों को कनेक्ट करना है। लिंक्डइन पोस्ट पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, मेल्स करनी है तो वो लिंक्डइन पे जो आ रही है मेल्स उन पे करनी है, ऐसे रैंडमली कोई भी पीडीएफ उठा के मेल नहीं डालनी है। तो और उसके अलावा फिर मैं आपको नांगिया का इंटरव्यू का बताऊं, तो यहाँ पे मेरा एक ही राउंड था, एडी राउंड था। ठीक है, मतलब पहला तो एचआर राउंड था, वो कॉल पे ही हुआ था, वो जनरल टेलीफोनिक राउंड। उसके बाद फिर मेरा एडी राउंड था, एसोसिएट डायरेक्टर ने लिया था। वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का राउंड था, टीम्स पे हुआ था, वो 1 घंटे का राउंड था, इट वॉज मोर ऑफ ग्रिलिंग सेशन। ठीक है, उसमें उन्होंने जनरली एएस को टच किया था, एएस की केस स्टडीज उन्होंने दी थी। तो आपको एएस के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आप चार्ट ऑडिट के लिए जा रहे हो तो आप प्लीज एएस के लिए पढ़ के जाओ, थोड़ा सा डीपली भी पढ़ के जा सकते हो। और एसेज के लिए मैं बोलूंगा थोड़ा सा ऐसे की स्टेटमेंट्स वगैरह देखो, ऐसे के नंबर याद कर लो, नाम याद कर लो। और कारो की रिपोर्टिंग जो है, कारो के एटलीस्ट स्टार्टिंग वाले क्लोज है 9-10, वो आपको विद नंबर याद होने चाहिए, जो हम ऑडिट के लिए पढ़ते भी हैं, और वो हमें वापस एक बार याद करना है। कारो वाले जो पार्ट है वो। और फिर इंटरनल ऑडिट की मुझे याद है कि वो एप्लीकेबिलिटी पूछ लेते हैं कि इंटरनल ऑडिट किस पे एप्लीकेबल है। तो वैसे वो एप्लीकेबिलिटीज वाला पार्ट, ड्यू डेट वाला पार्ट,
डीटी के लिए रिटर्न्स का कुछ पार्ट हो सकता है, तो वो सब टच ऑन हो सकता है, तो बहुत से वाइड हम्म। एरियाज टच ऑन हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के जाओ ज्यादा। सो थैंक्स आयुष भाई, हर्ष भाई, फॉर एन इंटरेक्टिव सेशन। आपने बहुत ट्राई करा कुछ हेल्प कर सके हम, जो अभी लोग ट्राई कर रहे हैं इस जर्नी आर्टिकलशिप हंट वाली पार्ट को। बहुत टिपिकल है ये वाला पार्ट, सबको पता है, हम तीनों इस फेज से गए हैं। सो वी ऑल थ्री या हैव ट्राइड कि हम शायद थोड़ी बहुत हेल्प कर पाए। सो थैंक्स अ लॉट for your help. I will pin all my resources which I referred to prepare for the interviews, and I will be also pinning my LinkedIn profile. You can reach out to LinkedIn profile anytime if you have any doubts regarding your articleship share. Thank